इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितने तरीकों से बांटा जा सकता है और इनमें से कौन सा तरीका बेहतर होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब भाई हम शुरू करते हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो मैं आपको बताऊं, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के दो तीन तरीके होते हैं। वो आपने भी आपकी अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें आपने देखा भी होगा, इजंट इट। जो विल्किंसन की बुक है उसमें आपने देखा होगा भाई, वहां पर इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ाते हैं, ग्रुप वाइज, है ना। अरे भाई फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे होता ना भैया। या फिर भाई क्या बोलते हैं, पीरियड वाइज। अरे भाई ये लैंथेनाइड्स, ये एक्टिनाइड्स, ऐसे पढ़ाते हैं ना। तो एक तो आप इनको भाई जो ग्रुप्स हैं, एस ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक हैं, एफ ब्लॉक हैं, उनके तौर पे इनको बांट सकते हो। कई बुक्स में इसका भाई क्लासिफिकेशन होता है इस टाइप से कि उनको भाई आपको जो वो टेबल में कहाँ बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे आपके चैप्टर्स बनाए हुए होते हैं। कई बुक्स में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे भाई कि फर्स्ट ब्लॉक के, सेकंड ब्लॉक के, थर्ड ब्लॉक कैसे मिलेंगे। वहाँ पर आपको मिलते हैं भाई क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप कंपाउंड्स एक साथ, है ना, और भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक साथ। अब बोलेंगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो वहाँ पर सारे आ जाएंगे, वहाँ पर भाई सारे आ जाएंगे यूजुअली। वहाँ पर आपके भाई लैंथेनाइड्स भी हैं, एक्टिनाइड्स भी हैं, क्योंकि उनके भी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं भाई। समझ गए बात। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चैप्टर क्या होता है, अलग होता है, उसमें सब के पढ़ लेते हैं। नहीं मतलब आपको पहले पढ़े भाई। कई क्या होते हैं फिर, वो होते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। क्या होते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड, कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इजंट इट। तो कई बुक्स में आपने भाई क्लासिफिकेशन देखा होगा, वहां पर चैप्टर्स के नाम ये नहीं होते कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वहां पर सभी ग्रुप्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं चैप्टर। भाई एस ब्लॉक क्या पहले ग्रुप वाले एलिमेंट की स्टडी यहाँ पर है, उनके बीच में क्या आएगी, फिर उस चैप्टर में क्या आएगी, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हाथ में आएंगी, इजंट इट। अरे बोलो भाई। लेकिन कई बुक्स में क्या होता है, वहां पर आप इनको भाई यूजुअली ग्रुप्स में नहीं बांटते। स्टडी करते हुए इनकी पढ़ाई करते हुए आप कैसे बांटते हो, आप बांटते हो भाई, बताओ कि भाई ये क्या आ गया हमारे पास सारे के सारे। बोलो भाई, पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, बताओ, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज सभी की। फिर हम क्या पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फिर एक चैप्टर हमने क्या पढ़ ली, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज किसकी, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। एक चैप्टर आपने क्या पढ़ ली, सारे के सारे लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, इजंट इट। तो भाई उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं तकरीबन, उसको मैं बोलूंगा जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर को, तो इस टॉपिक को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम यूजुअली दो तरीके से बांटते हैं। एक क्या होता है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सिस्टम्स, और एक क्या होता है आपका जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सिस्टम्स। ये आप वैसे ही मानो जैसे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक आपको पता है इतनी ज्यादा दिमाग का दही क्यों करती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो, इन चारों स्ट्रीम में सबसे इजी स्ट्रीम कौन सी होती है पता आपको, ऑर्गेनिक। और सबसे मुश्किल कौन सी होती है पता है, फिजिकल। सबसे मुश्किल क्या होती है, फिजिकल। सबसे इजी कौन सी होती है, लेकिन बच्चे सबसे इजी किसको मानते पता है, इनऑर्गेनिक को। ये सबसे बड़ा उनका भाई दिमाग में एक क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक हमको लगता है ये तो इजी भाई, लेकिन उसकी हमको कंसेप्चुअल उसकी हमको नॉलेज नहीं होती। ऑर्गेनिक भाई क्योंकि इजी बेशक है, लेकिन वहां पर चीजें इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड है कि उनको बांटना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कोई तो पढ़ाता है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके बेसिस पे, कोई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता है क्या बोलते हैं भाई, आपके पास क्या आगे, अमाइड्स। एक चैप्टर में आपने कीटोन्स का, एल्डिहाइड्स का, है ना, अमीन्स का। अरे भाई फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्या करते हैं, चैप्टर बनाते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड्स, उनकी स्टडी होता है ना ऐसा। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है वहां पर पढ़ने का, मैकेनिज्म बेस्ड। क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो भाई क्या बोलते हैं बेसिक्स पढ़ने के बाद चार तरीके से बांटते हैं, आपको पता होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, बताओ कौन कौन से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट तो कौन सा होता है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग।
स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में क्या होता है आपका, अरे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक सॉरी हिस्ट्री है, नोमेनक्लेचर है, और भाई ये वो वाली चीजें। सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड चैप्टर क्या होता है आपका, बोलो भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पर आपके वही है, अरे रेजोनेंस है, मेसोमेरिज्म है, एरोमेटिसिटी, इस टाइप की जो बातें होती हैं। थर्ड क्या होता है आपका, अरे थर्ड आपका होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। चौथा क्या होता है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये 4 चैप्टर क्या होते हैं आपके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में। और उसके अलावा सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी बच गई उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, या उसको अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे आपका थर्ड चैप्टर क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक में। लेकिन 5 में से लेके उसके आगे सारे चैप्टर क्या होते हैं आपके, तकरीबन रिएक्शन मैकेनिज्म ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी नहीं, अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या, अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म। अब उन सारी रिएक्शंस को कोई तो पढ़ता है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, वहां भी दिक्कत रहती है। कोई पढ़ता है उनको नेम रिएक्शन के बेसिस पे बांटते हैं, भाई वो भी दिक्कत रहती है, वो मुश्किल है। कोई उनको बांट देता है क्या बोलते हैं रिएजेंट के बेसिस पे। तो 4 तरीके से बांटते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक रिएक्शन वाले पार्ट को, नेम रिएक्शन के बेसिस पे, फिर भाई फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, रिएजेंट के बेस पे, और चौथा होता है मैकेनिज्म के बेस पे। सबसे बेस्ट क्या होता है, आप कैसे पढ़ो उसको, मैकेनिज्म के बेस पे। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भाई ग्रुप्स के बेस पे बांटते हैं। एक तो क्या होता है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एक क्या होता है जनरल क्लासिफिकेशन। तो यूजुअली बुक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बोलो भाई, जनरल क्लासिफिकेशन से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बांट के टीच करते हैं यूजुअली बुक्स के अंदर। जिसमें ग्रुप्स के बेसिस पे केमिस्ट्री बांट रखी होगी ना, वो रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है। जो रिसर्च के लिए काम करे ना, रिसर्च के लिए नहीं, बात आपको पहले पड़ी, एक होती है टेक्स्ट बुक्स, एक होती है हैंड बुक्स। क्या भाई, टेक्स्ट बुक्स एंड हैंड बुक्स। जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके लिए बेस्ट क्या होता है कि आप इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ो, जनरल क्लासिफिकेशन के जरिए। समझे बात, आप रिसर्च कर रहे हो भाई, उसके लिए आपको डेटा कोई भाई बहुत इमीडिएटली रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए आप हैंडबुक के जरिए उसको बांट सकते हो। नहीं बात आपको पहले पड़ी, मतलब ये मानो कि ये जो एलिमेंट, ये जो भाई ग्रुप वाइज नहीं बांटते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बेटर नहीं है, वो एमएससी वाले बच्चों के लिए भाई पढ़ने के लिए ठीक नहीं है वो, ठीक है। उससे आपको भाई कन्फ्यूजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो फिर मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सिस्टम्स। बताओ, तो भाई आपको पता, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनके बहुत सारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हम मेनली किन में बांट देते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, एस सब शेल में। पी वालों में भाई पी में जाता है, और डी में डी में, और एफ में एफ ब्लॉक में। और उसके बाद भाई इनके फर्दर क्या कर देते हैं, जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको फर्दर बांट देते हैं। पता होगा ना आपको भाई, बताओ कैसे कैसे। अरे एक तो भाई लैंथेनाइड से क्या हो गया आपके एक्टिनाइड्स, इजंट इट। दो उनके अलग अलग क्या होते हैं चैप्टर्स। सिमिलरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, वहां पर हर ग्रुप का क्या होता है, एक अलग चैप्टर। पता हो ना, बोरोन फैमिली, अरे चैप्टर होता है बोरोन फैमिली का, इजंट इट। लेकिन हमने इनको ऐसे नहीं पढ़ना भाई, ये क्या आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सिस्टम्स। चाहे कंपाउंड हो चाहे कोई वही, उनको ऐसे बांटते हैं फिर, ठीक है। दूसरा क्या होता है जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है पढ़ने के लिए, बताओ कौन सा होता है, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सिस्टम्स। ये क्या कहता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों या भाई एलिमेंट्स हों, उन्हें कैसे बांटते हैं, बताओ भाई। इनऑर्गेनिक सिस्टम्स को भाई आप इसमें क्या करते हो, 2 तरीके से बांटते हो, बताओ कौन कौन से, बोलो भाई। एक तो एलिमेंट्स, दूसरे कंपाउंड्स। भाई इनऑर्गेनिक सिस्टम्स को आप जनरल क्लासिफिकेशन में, इनऑर्गेनिक सिस्टम्स को आप 2 भागों में बांटते हो। एक तो क्या एलिमेंट्स, एक क्या होते हैं कंपाउंड्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो फर्दर 3 लेवल पे बांटे होते हैं, इजंट इट। बताओ कौन कौन से एलिमेंट फर्दर 3 लेवल पे कैसे बांटे होते हैं, बताओ। एक क्या होते हैं एटॉमिक लेवल पे, क्या जीनोन, क्या भाई एटॉमिक जीनोन इनऑर्गेनिक सिस्टम नहीं होता, क्या होता ना भाई। अरे भाई एटॉमिक सिस्टम पे ये यूजुअली कहाँ लाई करते हैं, बताओ, गैस स्टेट में। इसमें इंडिविजुअल एटम होते हैं भाई, इंडिविजुअल, बिल्कुल बात आपको पहले पड़ गई। तो एलिमेंट, अरे भाई जो एलिमेंट होते हैं,
एक तो कंपाउंड हो गया आपके, क्या हो गया भाई, एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट्स आपके सारे के सारे सॉलिड ही होते हैं? कई एलिमेंट भाई गैसियस फेज में भी तो होते हैं, क्यों नहीं होते भाई? और एक एलिमेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होते हैं, इजंट इट? एक तो एलिमेंट क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पे, जहां पर एलिमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल एटम एग्जिस्ट करता है। जैसे आपके पास भाई जीनोन गैस है, एटॉमिक हाइड्रोजन, ये सब क्या है आपके इनऑर्गेनिक सिस्टम, जो कैसे एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंटल लेवल पे, कैसे गैसेस फेज में, इजंट इट? दूसरा बताओ क्या होते हैं आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब बताओ N2 है, Cl2 है, अरे कौन आएगा यहाँ पर, N2 है, Cl2 है, O2 है, ये बताओ यूजुअली कैसे अलाई करते हैं? या तो गैसियस स्टेट में, एक तो हो गया आपका इंडिविजुअल लेवल, एक आपका होगा मॉलिक्यूलर लेवल, एक आपका होगा भाई पीरियोडिक सिस्टम। क्या वो होते हैं आपके क्रिस्टल्स। क्या? अरे भाई जैसे आपका भाई आयरन का ब्लॉक, जहां पर यूनिट सेल्स होती हैं, क्या होती हैं आप जहां पर भाई, क्या कंपाउंड की यूनिट सेल होती है, क्या एलिमेंट्स की यूनिट सेल होती है? क्या सोडियम मेटल जो होती है वो है तो प्योर क्या एलिमेंट। आप इन तीनों को आप समझ जाओगे। इन तीनों को मैं एक एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा भाई कि इनऑर्गेनिक सिस्टम एलिमेंटल लेवल पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, पीरियोडिक लेवल। एटॉमिक लेवल का एग्जांपल कौन सा होता है बताओ? 3 एग्जांपल दो एटॉमिक लेवल के, जीनोन, रेडॉन, हीलियम एटॉमिक, एटॉमिक हाइड्रोजन, ये सब क्या भाई एलिमेंट रहते हैं एटॉमिक लेवल पे। बात आपको पहले पड़ गई। दूसरा बताओ क्या होता है आपका, बोलो भाई, एलिमेंट रहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये यूजुअली कहाँ रहते हैं गैस स्टेट में। मॉलिक्यूलर लेवल पे बताओ क्या होता है, यूजुअली या तो गैस में या लिक्विड स्टेट में। N2 है, Cl2 है, O2 है, और भी कोई है? अरे भी N2 है, Cl2 है, O2 है, F2 है, ये सब क्या बताओ भाई, ये एलिमेंट नहीं? क्या N2 एलिमेंट नहीं होता? लेकिन कैसे एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना? अब बताओ भाई पीरियोडिक सिस्टम बताइए आप मुझे, पीरियोडिक लेवल पे एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है? क्रिस्टल्स, जैसे प्योर सोडियम मेटल। क्या भाई नहीं बात आपको पड़ी भाई, प्योर सोडियम मेटल, इजंट इट? तुमको समझ में आ गया भाई कि जो एलिमेंट है वो 3 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, और भाई पीरियोडिक लेवल पे। इनऑर्गेनिक सिस्टम 2 तरह के, एलिमेंटल, कंपाउंड। एलिमेंट्स कैसे होते हैं? एटॉमिक लेवल पे जब अकेले एटम एग्जिस्ट करें, मॉलिक्यूलर लेवल पे जब एटम्स क्या बना लें, सेम एटम जुड़ के क्या बना लें, मॉलिक्यूल। और भाई पीरियोडिक लेवल जब वो एटम कैसे एग्जिस्ट करते हो, बोलो भाई क्रिस्टल फेज के अंदर। नहीं बात आपको पहले पड़ी? आप अमोर्फस भी बोल सकते हो, कई एलिमेंट वही अमोर्फस फेज में, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी? एलिमेंट वही किसी न किसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पहुंच जाता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना? अब दूसरा बताओ क्या हमारे पास क्या। अब ये देखियो भाई इनऑर्गेनिक सिस्टम कंपाउंड की फॉर्म में कैसे रहते हैं बताओ भाई। कंपाउंड की फॉर्म में 2 तरीके से रहते हैं। एक तो क्या मॉलिक्यूलर लेवल, और एक कौन से पीरियोडिक लेवल, PF5, F ऑर्बिटल नहीं है, कैपिटल F है, फ्लोरीन है। बात आपको पहले पड़ी भाई? अरे भाई मैंने ये हाथ से लिखा था, ये टाइप करवाया मैंने। बात आपको पहले पड़ी? मैंने टाइप नहीं किया, इजंट इट? तो PF5 तो भाई क्या फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड क्या कंपाउंड नहीं है क्या? अरे भाई आप ये बताओ NaCl में, आप मुझे बताओ NaCl में और PF5 में अंतर क्या? दोनों ही क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों ही ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें अंतर समझ जाओ, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि पीरियोडिक सिस्टम कैसे होते हैं और मॉलिक्यूलर सिस्टम कैसे होते हैं। कंपाउंड पीरियोडिक लेवल पे कैसे रहते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे रहते हैं बताओ। अब बताओ बेटा इनमें से पीरियोडिक लेवल पे कौन सा रहता है बताओ? NaCl। और मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन सा रहता है? और मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन सा रहता है बताओ? कौन सा? देखो PF5 का एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है ना, जहां पर एक फॉस्फोरस 5 फ्लोरीन से जुड़ा होता है, इजंट इट? तो ये भी कंपाउंड है और ये भी क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अंतर क्या है? इसमें एक मॉलिक्यूल है NaCl में, यहां पर फॉस्फोरस को 5 फ्लोरीन घेरे में बाकायदा बंधे हुए हैं भाई, इजंट इट? क्या NaCl में Na से एक Cl जुड़ा हुआ क्या? हमको पता है NaCl में वास्तव में NaCl रिपीट हो रखे बार बार, इनको बोलते हैं पीरियोडिक। अरे भाई पीरियोडिक सिस्टम,
पीरियोडिक टेबल इसका मतलब जब यूनिट सेल बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, इसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक सिस्टम। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, पीरियोडिक सिस्टम। नहीं समझे बात? और ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सिस्टम्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी। यहां पर Na का कोऑर्डिनेशन क्या होता है NaCl में 6, लेकिन 6 Cl आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, फिर 6 Cl कहां से आए? क्योंकि जब आप NaCl अपने NaCl बार बार रिपीट किए ना, तो तब Na के अराउंड क्या बैठ जाते हैं, 6 Cl। बात आपको पहले पड़ी। तो ये भी कंपाउंड और ये भी क्या है, कंपाउंड है। अंतर क्या है, ये कंपाउंड क्या है, एक्चुअल मॉलिक्यूल, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं होता भाई। Na अलग और Cl क्या है, अलग है। वो तो Na को 5 Cl वैसे, सॉरी 6 Cl वैसे घेरे हुए हैं। तो ये क्या आपका पीरियोडिक सिस्टम। नहीं आना आपको सुनो ये, बोलो भाई। अच्छा मॉलिक्यूलर सिस्टम, अच्छा भाई पीरियोडिक सिस्टम पे चीज़ों कैसे डील करते हैं। अच्छा मॉलिक्यूलर सिस्टम को यूजुअली कहाँ डील करते हैं हम, कैसे स्टडी करते हैं बताओ। हम भाई आपको ये बता रहे हैं कि इनको स्टडी कैसे करते हैं यूजुअली। देखो जो आपके एटॉमिक सिस्टम होते हैं ना, क्या होते हैं आपके भाई, अरे एटॉमिक लेवल पे जो सिस्टम होते हैं इनको, अरे भाई इनको स्टडी करने के लिए हम यूजुअली, ये तो आपके एटम है, इनको तो आप यूजुअली जो क्वांटम मैकेनिक्स उससे भाई इसको स्टडी कर सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स, अरे भाई एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको स्टडी करने के लिए आप क्या यूज करते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और पीरियोडिक लेवल पे इनको चाहिए हो, यानी पीरियोडिक चाहे एलिमेंट हो, पीरियोडिक चाहे क्या हो, कंपाउंड हो, उनको स्टडी करते हैं तकरीबन DFT से। किससे भाई, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी से। समझे बात? नहीं बात आपको पहले पड़ी। अच्छा मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सिस्टम होते हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन है, PF5 है, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है। इन्हें कैसे स्टडी करते हैं बताओ, इन्हें कैसे स्टडी करते हैं बताओ, इन मॉलिक्यूल्स को जनरली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको आगे पढ़ाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है बात। तो बताओ ये मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या इनकी फर्दर क्या फिर क्लासिफिकेशन, इनऑर्गेनिक सिस्टम में कंपाउंड्स आगे, कंपाउंड्स में कौन से आगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा होता है। बताओ वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं बताओ भाई, कोऑर्डिनेशन और मेन ग्रुप कंपाउंड्स। अब आप कहोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और मेन ग्रुप कंपाउंड्स क्या होते हैं। नानी थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे कर तो चाहिए थी भाई, क्योंकि ये जो ये आते हैं ना डस्टर से साफ नहीं होता। ओके तो आप ये बताओ भाई कि हमारे पास क्या था, ये क्या बता रहा था आपको भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो अगर आपका सेंट्रल एटम, आपने देख लिया भाई इनऑर्गेनिक सिस्टम कंपाउंड्स की फॉर्म में या तो रहेंगे पीरियोडिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे रहते हैं उनमें सेंट्रल एटम कुछ भी हो सकता है, isn't it? अगर सेंट्रल एटम उनके अंदर क्या है, मेटल। नहीं मैं आपको पहले पढ़ी, अरे बोलो भाई, अगर सेंट्रल एटम क्या है, अगर सेंट्रल एटम क्या है, ये क्या है भाई, सराउंडिंग ग्रुप सेल। और अगर सेंट्रल एटम क्या है, मेटल। मेटल होना चाहिए, तो कोई मेटल हो, इवन चाहे क्या हो बताओ, ये बोलो भाई, इवन चाहे ये क्या हो भाई, नहीं मैं आपको पहले पढ़ी, अरे भाई ये मेटल चाहे मेन ग्रुप से हो, किससे हो, यानी चाहे एस ब्लॉक पी ब्लॉक से हो। याद रखियो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम चीज नहीं होती। सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेकिन सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या नहीं होते, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। बात आपको पहले पड़ी कैसे, ये M चाहे लैंथेनाइड एक्टिनाइड हो, ये M चाहे भाई टिन हो, लेड हो, किससे, अरे एस ब्लॉक पी ब्लॉक से, चाहे ये कौन सा हो, डी ब्लॉक से, ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपाउंड रहते हैं ना इनऑर्गेनिक, उनमें सेंट्रल एटम क्या हो, मेटल, तो क्या होगा कोऑर्डिनेशन। और अगर सेंट्रल एटम क्या हो बताओ भाई, बोलो भाई, नॉन मेटल हो, इनका मतलब यहां पर नाइट्रोजन नहीं है, क्या है, नॉन मेटल, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, बोलो भाई, मेन ग्रुप कंपाउंड। तो मेन ग्रुप कंपाउंड क्या होगा, नया ना आपको सुनो, ये क्या होगा, मेन ग्रुप कंपाउंड, ये क्या होगा,
बोलो भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से बताओ क्या होते हैं, बोलो भाई, बताओ, अरे बोलो भाई। अच्छा, मेन ग्रुप कौन से हो गए, मेन ग्रुप कंपाउंड कौन से हो गए, सेंट्रल एटम क्या है, नॉन मेटल। कोऑर्डिनेशन कौन से हो गए, सेंट्रल एटम भाई, चाहे कोई भी हो। अब सेंट्रल एटम भाई अगर एस या पी ब्लॉक का है, अगर सेंट्रल एटम क्या है भाई, जैसे मान लिया भाई, अरे भाई सेंट्रल एटम हो सकता है कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, इजंट इट, तो वो कॉम्प्लेक्स निकल आएगा। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बट ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नॉट कॉम्प्लेक्सेस। अगर सेंट्रल एटम क्या है, मेटल, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है, लेकिन वो मेटल अगर क्या है, एस ब्लॉक से या पी ब्लॉक से, तो वो कॉम्प्लेक्स निकल आएगा। बात आपको पहले पड़ रही है भाई। और अगर सेंट्रल एटम क्या है, डी या एफ ब्लॉक से, तो ही वो क्या कहलाएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं समझे बात, अरे बोलो भाई, आ गया ना आपको समझ में। इफ सेंट्रल एटम इज फ्रॉम एस और पी ब्लॉक तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएगा भाई। अगर सेंट्रल एटम क्या है, डी या एफ से, तो क्या कहलाएगा ये, कॉम्प्लेक्स, इजंट इट। मेरे ख्याल से भाई आपको पूरा सिस्टम पल्ले पड़ गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि कैसे इनको बांटते हैं, इजंट इट। ठीक है, तो तत्पश्चात भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चेक करते हैं आपको आया कितना है। ठीक है, अमंग द स्पीशीज गिवन बिलो फिगर आउट डी ब्लॉक स्पीशीज। ये बताओ इनमें से डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, सॉरी डी ब्लॉक कंपाउंड कौन सा, बताओ भाई। बल्कि ये पूछना चाहिए था मेरे ख्याल से, बेटर था कि भाई अरे कि मेन ग्रुप कौन सा ना इसमें से। खैर कोई बात नहीं, आप बताओ भाई, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला और ये वाला है। ठीक है, तो बताओ भाई डी ब्लॉक वाली ये होगा ना। और मैं आपसे इसमें ये पूछूं, ये बताओ इनमें कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स कौन से कहलाएंगे, ये वाला और ये वाला, एन डी वाला और सीआर वाला। भाई ये दोनों क्या हैं, बोलो भाई। अरे नहीं, अरे तो एलिमेंट दिखा रखे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस आते। अरे भाई यहाँ पर तो एलिमेंट दिखा रखे हैं, बताओ क्रोमियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड बताओ भाई नियोडाइमियम। बताओ इनमें से कौन सा डी ब्लॉक वाला है, क्रोमियम। अच्छा, अमंग द फॉलोइंग चूज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बताओ इनमें से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन सा है। अरे भाई मेटल कॉम्प्लेक्स बोले, मैंने आपको अभी मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोले, मेटल कॉम्प्लेक्स बोले, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बोले। बोलो भाई, लेंथ एनालिटिक कॉम्प्लेक्स अगर आ गया तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, डी या एफ, नहीं तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो बताओ इनमें से बताओ कॉम्प्लेक्स कौन सा है। N2 कॉम्प्लेक्स है, NaCl कॉम्प्लेक्स है। अरे Na के अराउंड 4 Cl रहे, 6 Cl रहे, क्या नहीं है, वेरी गुड। और अमोनिया NiCO4, भाई ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।